Hello everyone, welcome back to my channel Study Miles with SS. Hope so you all are good and preparing well for your exams. As your exam date is coming near, I know very well कि बहुत एंग्जाइटी लेवल बढ़ गया होगा. सो अपने पे विश्वास रखिए. जो आपने पढ़ा है, जितनी आपने तैयारी की है, अच्छी की है और आगे भी अच्छा होगा. ओके, इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए. सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे कम्युनिकेशन के और ये पार्ट 11 होगा. इन द लास्ट वीडियो पार्ट 10 तक मैंने कवर कर लिया था, जिसमें जनवरी एंड नवंबर 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे. सो आशा करती हूँ कि आपने वो सारी वीडियोस अभी तक की देख ली होगी फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 10 पार्ट्स में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए थे 2017 का. और आज हम लोग कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जनवरी 2018, दिसंबर 2018 एंड दिस इज पार्ट 11. एंड वन मोर थिंग कि आज का जो सेशन होगा कम्युनिकेशन के ही क्वेश्चंस नहीं होंगे. कम्युनिकेशन में आप देखोगे कि टीचिंग में भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जो कम्युनिकेशन से रिलेट करते हैं. क्लासरूम कम्युनिकेशन हो गया, टीचिंग कम्युनिकेशन हो गया. सो टीचिंग के भी कुछ क्वेश्चंस हैं. जितने भी प्रीवियस ईयर 18 में क्वेश्चंस आए थे टीचिंग के, टीचिंग प्लस कम्युनिकेशन दोनों के आपको क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे. इसीलिए इसमें जो क्वेश्चंस का जो क्वांटिटी है थोड़ा ज़्यादा है, 50 क्वेश्चंस है. तो आज हम लोग 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे और 50 क्वेश्चंस में टीचिंग के भी क्वेश्चंस होंगे जो कम्युनिकेशन से रिलेट करते हैं, एज वेल एज कम्युनिकेशन का तो हो गई. ओके, सो स्टार्ट करते हैं with the very first question है assertion और रीजनिंग का. I'll go little bit, हम थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि कम टाइम में आपको 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है. आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरी वीडियो आधे घंटे 45 मिनट की देखो. सो आई मेक श्योर कि वीडियो जितनी हो सके कम हो सके, बट आपको एकदम अच्छे से क्लैरिटी हो जाए एक क्वेश्चन की. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन है assertion और रीजनिंग का. Assertion is to communicate well in the classroom is a natural ability. Reasoning, effective teaching in the classroom demands knowledge of the communication process. Okay, reasoning तो बिल्कुल भी सही है. reasoning क्या कि effective teaching in the classroom में अगर effective teaching हो रहा है तो वो क्या डिमांड करेगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस के नॉलेज को. तो दिस इज बिल्कुल करेक्ट है. बट assertion क्या है, टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज़ अ नेचुरल एबिलिटी. कि आप बचपन से ही आप ये सीख के ही पैदा होते हो? नहीं, आप जब बर्थ लेते हो उसके बाद आपको सिखाया जाता है, तो ये लर्निंग एबिलिटी हुआ. कम्युनिकेशन क्या है, लर्निंग एबिलिटी है, ना कि नेचुरल एबिलिटी है. सो assertion इसका गलत है और रीजनिंग इसका सही है, हेंस डी होगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है अगेन assertion रीजनिंग का है. क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस. यस, ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है क्योंकि इसमें फीडबैक भी मिलता है. एंड वी नो वेरी वेल कि ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में फीडबैक इमीडिएटली मिलता है. अ टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द एजम्पशन दैट स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज आर पर्पसिव. टीचर इस अज्यूम करके नहीं चलता है कि बच्चे का जो रिस्पॉन्स होगा वो पर्पसिव होगा. वो ये अज्यूम करके चलता है कि बच्चे को कुछ भी नहीं पता होगा, उसे किसी भी तरह की कोई नॉलेज नहीं होगी, उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो कैसा भी हो सकता है. सो टीचर को कभी ये ऑपरेट नहीं करना चाहिए कि जो अजम्पशन है वो उसका जो रिस्पॉन्सेज है, ऐसा अज्यूम नहीं करना चाहिए कि वो पर्पसिव हो. कुछ पर्पस होगा तभी वो रिस्पॉन्स देगा, ऐसा नहीं है. सो हेंसफोर्थ 2 का क्या होगा, सी होगा. दैट इज ए करेक्ट है मेरा और आर मेरा गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस. आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. किसके पर्सपेक्टिव से, ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज़ स्टिमुलेट करता है, जनरेट करता है. हाँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या हुआ, जिसमें आप जेस्चर्स के थ्रू बातें करते हो, इशारों के थ्रू बातें करते हो, अपना हैंड्स मूवमेंट देते हो, किनेसिक्स वगैरह करते हो, वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. करेक्ट है. कम्युनिकेशन इज़ अ लर्नड एबिलिटी. हाँ, कम्युनिकेशन को लर्न किया जाता है, इट्स नॉट अ नेचुरल एबिलिटी. कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ यूनिवर्सल पैनेशिया. यूनिवर्सल पैनेशिया क्या हुआ कि सब भी चीज़ पे ये यूनिवर्सली ये मतलब ट्रुथ नहीं है. ठीक है, आपको इसको सीखना पड़ता है. जैसे जैसे आप ग्रो करोगे वैसे वैसे आप चीज़ों को सीखोगे. तो ये यूनिवर्सल पैनेशिया बिल्कुल भी नहीं है. तो ये भी करेक्ट होगा मेरा.
फोर्थ है कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ब्रेक डाउन, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन कभी नहीं होता है। तो ये चीज़ क्या है, ये भी चीज़ सही है। अब कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन, वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन हो सकता है बट ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, नहीं, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आप कम्युनिकेट करोगे तो ज़्यादा आप सीखोगे। सिर्फ कम्युनिकेशन से ही नहीं सीखोगे, और भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। वैल्यू व्हाट इज लर्न थ्रू क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट एन इशू फॉर स्टूडेंट, नो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो क्या क्या करेक्ट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, differentiation between acceptance and non-acceptance of certain stimuli in classroom communication is the basis of selective expectation of performance, selective affiliation to peer groups, selective attention, और क्या कहा गया है, selective morality। सो पहले तो हम ये जानेंगे कि स्टिमुलाई मतलब क्या होता है। स्टिमुलाई मतलब होता है जो आपको इंटरेस्ट पैदा करें, ओके, समथिंग that creates interest। अब सपोज आप जैसे मार्केट गए हो, ठीक है, मार्केट में कहीं पे आप देख रहे हो कि झगड़ा हो रहा है, तो मार्केट में तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, किसी का ठेला लगा हुआ है, किसी का शॉप है, कोई सब्ज़ी बेच रहा है, लेकिन आपकी नज़र किस पे गई, उस पे गई जो झगड़ा कर रहा है। तो वो क्या हो गया, वो स्टिमुलाई हो गया जो इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है। तो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुलाई इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ, क्या है वो, सेलेक्टिव अटेंशन का बेसिस है कि आप उसी की तरफ आप अटेंटिव हो गए। ठीक है, आप अटेंशन ग्रैब कर दिया आपका वो झगड़ा, गॉट इट। तो ये होता है सेलेक्टिव अटेंशन, दैट इज सर्टेन स्टिमुलाई समथिंग दैट क्रिएट्स इंटरेस्ट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेलेक्टिव अटेंशन होगा, गॉट इट। अब सेलेक्टिव अटेंशन का एक और एग्जांपल हम देते हैं, जैसे सपोज आप पार्क में बैठे हो, ठीक है, आप पार्क के बेंच पे बैठ के आप अपनी बुक्स पढ़ रहे हो। उस पार्क में कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, ठीक है, कुछ ओल्ड एज है जो बातें कर रहे हैं आपस में, कुछ एनिमल्स हैं जो साउंड्स निकाल रहे हैं, बट आपका ध्यान कहाँ है, आपका ध्यान अपनी किताब को पढ़ने में। इट मीन्स कि जो स्टिमुलाई है ये बुक जनरेट हो रहा है, ठीक है, स्टिमुलाई आपका सबसे ज़्यादा किस में, बुक को पढ़ने में। सो बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं, बट आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस दे रहे हो, किस पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन है, वो होता है मेरा सेलेक्टिव अटेंशन। ठीक है, आप किस चीज़ पे ज़्यादा अटेंटिव हो, दैट इज सेलेक्टिव अटेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट, मीनिंग्स ऑफ मैसेजेस यूज्ड इन द क्लासरूम आर आर्बिट्रेरी इन नेचर। मैंने आर्बिट्रेरी का लिखा हो, मनमानी करना मीन्स अपनी इच्छा अनुसार। मीनिंग्स आर लर्नड एज अ रिजल्ट ऑफ वंस प्रायर एक्सपीरियंसेस। तो दोनों ही मेरे करेक्ट है। मीनिंग ऑफ मैसेजेस क्या है, कोई भी मैसेज आपको कम्युनिकेट करता है तो आप अपने ढंग से समझते हो, ज़रूरी नहीं कि जिस ढंग से सामने वाले ने जो भी कम्युनिकेट किया है, जो भी मैसेज कन्वे किया है, आप उसी ढंग से समझो। आप अपने एक्सपीरियंस, अपने फैक्ट्स, अपने स्टडी के अकॉर्डिंग आप वो चीज़ को समझते हो, तो आप अपने हिसाब से समझते हो, मनमानी अपने हिसाब से करते हो, दैट इज़ आर्बिट्रेरी इन नेचर। सो मीनिंग्स आर लर्नड एज अ रिजल्ट ऑफ वंस प्रायर एक्सपीरियंसेस। वंस प्रायर मतलब पहले का भी जो भी एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आप मैसेजेस के कन्वे को आप समझोगे। सो दोनों ही मेरा करेक्ट है। मीनिंग ऑफ मैसेजेस यूज्ड इन द क्लासरूम आर आर्बिट्रेरी इन नेचर बिकॉज मीनिंग्स आर लर्न एज अ रिजल्ट ऑफ वंस प्रायर एक्सपीरियंसेस। सो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 6 है, क्लासरूम कम्युनिकेशन हैज़ अ कल्चरल डायमेंशन असर्शन रीजनिंग एंड बिलीव्स हैबिट्स कस्टम्स एंड लैंग्वेजेस आर द कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगेन ये भी सही है। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, कल्चरल डायमेंशन है, अलग अलग कल्चर्स के लोग आते हैं। बिकॉज बिलीव्स हैबिट्स कस्टम लैंग्वेजेस आर द कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ एक लैंग्वेज में नहीं होता, कम्युनिकेशन बहुत सी लैंग्वेजेस में होता है, बहुत से उसमें बिलीव्स होते हैं, अलग अलग कस्टम्स होता है लोगों का, तो सारी ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
नेक्स्ट है, इन अ क्लासरूम टीचर्स एंड स्टूडेंट्स यूज सेल्फ इंटरेस्ट इशूज टू जज देयर एक्सेप्टेबिलिटी. अपने एक्सेप्टेबिलिटी को जज करते हैं वो. सेल्फ इंटरेस्ट इशूज जो होता है किसको जज करने के लिए? अपनी एक्सेप्टेबिलिटी. ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर. 8 है, वेरिएबल्स दैट अफेक्ट द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, perception levels, learned habits, attitudes, beliefs and values, selectivity factor, market expectation, institutional intervention. तो variables that affect the information processing in a classroom are perception. क्या है सबका? एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट. सबका अलग अलग परसेप्शन होगा. परसेप्शन लेवल्स होगा. लर्न हैबिट्स क्या है? एटीट्यूड, बिलीव्स, वैल्यूज़ क्या है? सिलेक्टिविटी फैक्टर क्या है? तो ये चारों के चारों वेरिएबल्स ऐसे होंगे जो इन्फॉर्मेशन को अफेक्ट करेंगे क्लासरूम कम्युनिकेशन में. 1, 2, 3 एंड 4. दैट इज ऑप्शन 4 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा. चलो नेक्स्ट. अगेन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, assertion एंड रीजनिंग. यू हैव टू फाइंड विच वन इज करेक्ट. और अगर दोनों ही सही है तो ये भी आपको देखना है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर है कि नहीं. एक का. चलो. सेलेक्टिव एक्सपोजर इन द क्लासरूम इज डिपेंडेंट अपॉन स्टूडेंट्स परसेप्शंस एंड नॉलेज अबाउट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. रीजनिंग क्या बोल रहा है? द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन सोर्स डिटरमाइंस द सिलेक्टिव एक्सपोजर ऑफ स्टूडेंट्स टू इंफॉर्मेशन. सिलेक्टिव एक्सपोजर क्या हो जाएगा? सिलेक्टिव एक्सपोजर मतलब हुआ कि टेंड टू फोकस, स्टडी ऑन फैक्ट्स दे बिलीव. ठीक है, बच्चे अपने जो फैक्ट्स पे जो बिलीव करते हैं, ठीक है, अपने स्टडी पे बिलीव करते हैं, उसको हम कहते हैं सिलेक्टिव एक्सपोजर. आप अपने एक्सपीरियंस पे ज़्यादा बिलीव करोगे. आपने जो पढ़ा है, जो जाना है, आप उस पर ज़्यादा बिलीव करोगे रादर देन अगला वाला क्या बोल रहा है. तो सिलेक्टिव एक्सपोजर इन द क्लासरूम इज डिपेंडेंट अपॉन स्टूडेंट्स परसेप्शन, हाँ, नॉलेज अबाउट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. करेक्ट है. रीजनिंग क्या है? द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन सोर्स डिटरमाइंस द सिलेक्टिव एक्सपोजर ऑफ स्टूडेंट्स टू इंफॉर्मेशन. दोनों ही करेक्ट है. और आर क्या है? करेक्ट. इसको डिफाइन करता है assertion को. सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. क्योंकि सेलेक्टिव एक्सपोजर क्या होता है? अगर आप क्लासरूम में कम्युनिकेट कर रहे हो, आप किसी भी तरह का अपने मैसेज को कन्वे किया है, तो बच्चे उस मैसेज को उसी ढंग से समझेंगे जो उन्होंने बचपन से जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है. अब सपोज़ बचपन से उसको ए फॉर एप्पल पढ़ाया गया है, बी फॉर बॉय पढ़ाया गया है, तो बी फॉर बॉय बोलेगा, वो बी फॉर बॉल नहीं जल्दी समझेगा. क्यों? क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो पढ़ा है, वो जाना है, समझा है. हाँ, जैसे जैसे मैच्योर होगा वैसे उसे पता चलेगा कि हाँ, बी फॉर बॉल भी हो सकता है. तो अपने प्रायर एक्सपीरियंस पे, अपने परसेप्शन पे ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? रिलाई करती हैं. सो assertion रीजनिंग दोनों करेक्ट है, और रीजनिंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का. चलो नेक्स्ट. क्वेश्चन 10. In communicating in a classroom situation, which one of the following approaches will be considered most appropriate? अगर आप एक क्लासरूम में कम्युनिकेट कर रहे हो तो इनमें से कौन सी चीज़ है, कौन सा ऐसा अप्रोच है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा? एम्पैथेटिक एंड प्रैग्मेटिक, असर्टिव एंड कन्फॉर्मिस्ट, पर्सनल एंड इम्यूलेटिव, टेक्निकल एंड डोमिनियरिंग. आप सब में देखोगे एक नेगेटिव टर्म है, कन्फॉर्मिस्ट हो गया, इसमें पर्सनल हो गया. पर्सनल मीन्स खुद से सिर्फ रिलेट कर रहे हो आप. टेक्निकल एंड डोमिनियरिंग. बट ए में क्या है? एम्पैथेटिक भी और प्रैग्मेटिक भी है. एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको. प्रैग्मेटिक क्या है? लिंग्विस्टिक वर्ड्स होता है. ठीक है, आप जो वर्ड्स, आप जो लैंग्वेज को बोल रहे हो, किस ढंग से बोल रहे हो, क्या कन्वे करके बोल रहे हो. सो दोनों इंपॉर्टेंट है, एम्पैथेटिक एज वेल एज प्रैग्मेटिक. चलो, यहाँ से मेरा दिसंबर 2018 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, जिसमें टीचिंग के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने. Which of the following is a powerful determinant for effective assertive communication, whether written or spoken? इनमें से कौन सा ऐसा डिटर्मिनेंट है जो बहुत ही पावरफुल है? पावरफुल किस टर्म में होता है? हम बोलते हैं मैं, स्वयं, मेरा. सो आई मैसेजेस, ये क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इसमें आप खुद को ही आप डिनोट कर रहे हो. ठीक है, जो हो आप ही हो, इसीलिए आई मैसेजेस.
चाहे आप लिख के या स्पोकन ओरली हो रहा है या रिटन हो रहा है, सबसे ज़्यादा पावरफुल डिटर्मिनेंट कौन सा कम्युनिकेशन का? आई मैसेजेस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द पैरा लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन? पिच ऑफ द वॉइस, पैरा लैंग्वेज, पैरा लिंग्विस्टिक, ये सब क्या हो गया? वॉइस के पिच को कहते हैं, ठीक है। इंटरनल नॉइस, एक्सटर्नल नॉइस, यूज ऑफ पॉज, रेट एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीच। सो पिच ऑफ द वॉइस पैरा लैंग्वेज में आता है, ठीक है। पॉज भी पैरा लैंग्वेज में आता है, अब रुक रुक के कैसे आप बोल रहे हो। रेट एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीच, स्पीच का क्या वॉल्यूम है, क्या पेस है, वो सारी चीज़ें किसमें आती? पैरा लैंग्वेज में, पैरा लिंग्विस्टिक। दैट इज ए, डी एंड ई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इन अ क्रिटिकल वे? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इन्फ्लुएंस, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन को कौन सा करेगा इसमें? टीचिंग एड्स यूज्ड बाय टीचर वाइल मेकिंग प्रेजेंटेशन, टीचिंग स्टाइल प्रेफर्ड बाय द टीचर वाइल ट्रांजैक्शन, academic intelligence and personality characteristic of the teacher, subject knowledge of the teacher. इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? टीचिंग स्टाइल, आप किस ढंग से पढ़ा रहे हो, क्या मेथड्स यूज़ कर रहे हो, क्या वेस यूज़ कर रहे हो पढ़ाने में, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन में। टीचिंग स्टाइल प्रेफर्ड बाय द टीचर वाइल ट्रांजैक्टिंग मीन्स जब आप लेक्चर दे रहे हो या आपस में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को क्या इसमें से कहा जाएगा? इनफॉर्मल कहा जाएगा, ठीक है। फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। नॉन वर्बल जो हम नॉन वर्बल हम किससे करेंगे? अगर आप ऑफिस में जॉब कर रहे हो, अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो अपने बॉस से आप क्या इशारों में बात करोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं, एक फॉर्मल वे में आप बात करोगे। बट अगर आप घर पे किसी रिलेटिव से बात कर रहे हो जो बहुत क्लोज है, ठीक है, या अपने ब्रदर या सिस्टर से आप अगर बात कर रहे हो तो आप इशारों में बात कर सकते हो, ठीक है, जेस्चर्स आप दे सकते हो। सो वो क्या हो जाएगा? वो इनफॉर्मल हो जाएगा। उस टाइप के कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एंड द अदर नेम ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ ग्रेप वाइन। और ये ग्रेप वाइन क्यों कहा जाता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्यों कहते हैं हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को। चलो 14 का क्या है? ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 15, नेगेटिव क्रिटिसिज्म एज एन एलिमेंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन विल लीड टू। अगर क्लासरूम कम्युनिकेशन में कोई भी नेगेटिव चीज़ें हो रही है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो उससे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? एक्सटर्नल सिंपैथी, जस्टिफिकेशन, डिफेंसिवनेस, डीमोटिवेशन, सपोर्टिव लर्निंग, कन्फ्रंटेशनल एम्पैथी। सिंपैथी तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड पूछा गया है। आप जस्टिफाई करोगे चीज़ों को, जस्टिफिकेशन दोगे, ये होगा। डिफेंसिवनेस होगा, डिफेंस करने की कोशिश करोगे। डीमोटिवेशन होगा उस टाइम पे अगर नेगेटिव क्रिटिसिज्म अगर हो रहा है क्लासरूम कम्युनिकेशन में, तो बी सी डी क्या है मेरा? ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। 16th है, द रिटोरिकल अप्रोच इन क्लासरूम कम्युनिकेशन कंसिडर्स टीचर्स एज। रिटोरिकल अप्रोच क्या होता है? जब आप किसी के पास जाते हो, जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि एक लिटरल मीनिंग होता है लैंग्वेजेस। जब लैंग्वेजेस का लेक्चर मैंने कराया था आपको, तो मैंने आपको टर्म्स पढ़ाए थे। एक लिटरल मीनिंग होता है जो कि डिक्शनरी का मीनिंग होता है, और एक क्या होता है? एक फिगरेटिव मीनिंग होता है। फिगरेटिव मीनिंग क्या होता है? जो एग्जैक्ट वो मीनिंग तो नहीं है बट उसको एज डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, जो कॉनोटेटिव भी कहते हैं। तो रिटोरिकल अप्रोच क्या होता है कि जब टीचर जो अगर स्टूडेंट से कुछ कन्वे करने का कोशिश कर रहा है तो एग्जैक्टली उस मैनर में नहीं कर रहा है, बट वो थोड़ा सा घुमा रहा है, फिरा रहा है, ताकि वो स्टूडेंट्स को कन्विंस कर पाए। अब जैसे कोई टीचर अगर स्टूडेंट को कोई लेक्चर पढ़ा रहा है, वो लेक्चर बहुत बोरिंग जा रहा है, तो टीचर अलग अलग मेथड्स यूज़ करेगा, अलग अलग टैक्टिक्स यूज़ करेगा कि उस बच्चे को समझ में आ जाए। तो सेम टर्म रिटोरिकल अप्रोच क्या होता है कि अलग अलग
चीज़ें यूज़ करना, अलग अलग टाइप से क्लासरूम कम्युनिकेशन को इंटरेस्टिंग बनाना, ताकि वो स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस हो सके, कन्विंस हो सके। तो क्वेश्चन क्या है, द रिटोरिकल अप्रोच इन क्लासरूम कम्युनिकेशन कंसिडर्स टीचर्स एज इन्फ्लुएंसिंग एजेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन क्या होगा इसका, सी होगा। ओके। 17th, when students place themselves close to certain communication sources, it will lead to, again same question जो मैंने ऊपर बताया था, it will lead to what, selective exposure। जो आप फैक्ट्स, अपने ओपिनियंस पे ज़्यादा विश्वास करते हो, अपने प्रायर एक्सपीरियंस पे ज़्यादा रिलाई करते हो, सो वो क्या हो जाता है, मेरा सिलेक्टिव एक्सपोजर हो जाता है। चलो नेक्स्ट है 18th है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द क्लियर डिकोडिंग ऑफ messages by the students. By increasing redundancy we can improve the fidelity of communication। दोनों ही स्टेटमेंट्स मेरे क्या हैं, करेक्ट हैं। Fleeting changes that occur in facial expressions of teachers in a classroom are described as macro momentary movements, significant momentary movements, micro momentary movements, informational momentary movements। क्या होगा, माइक्रो मोमेंट्री मूवमेंट। ओके। फ्लीटिंग का मतलब क्या है, फ्लीटिंग का मतलब होता है जो बहुत कम टाइम के लिए रहता है, दैट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्लीटिंग चेंजेस दैट अकर इन फेशियल एक्सप्रेशन, अगर टीचर के फेशियल एक्सप्रेशन में जो फ्लीटिंग है, चेंज हो रहा, मीन्स जो एक्सप्रेशन है बहुत कम टाइम के लिए एक्सप्रेशन हो रहा है, फिर चेंज हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या उसको डिस्क्राइब करेंगे एज माइक्रो मोमेंट्री मूवमेंट्स। माइक्रो मीन्स जो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, जो बहुत कम टाइम के लिए होता है, दैट इज ऑप्शन सी। 20, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिकोडिंग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। करेक्ट सीक्वेंस डिकोडिंग प्रोसेस का आपको फाइंड आउट करना है। पहले क्या होगा, पहले सेंसरी इन्वॉल्वमेंट होगा, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रेट करने के बाद हम इवैल्यूएट करेंगे कि हम सही इंटरप्रेट किए हैं कि नहीं, और फिर फाइनली हम क्या देंगे, फीडबैक देंगे। सो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट सीक्वेंस। चलो नेक्स्ट, अ टीचर डिसाइड्स टू फॉर्म 6 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड असाइंस अ सब थीम टू ईच ग्रुप फॉर डिस्कशन एंड रिपोर्टिंग। Which kind of communication model will be best to describe his or her strategy in this regard? कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल होगा, दैट इज ट्रांजैक्शनल मॉडल। क्योंकि यहाँ पे ईच ग्रुप फॉर डिस्कशन एंड रिपोर्टिंग, डिस्कशन एंड रिपोर्टिंग कब होगा, जब सेम टाइम पे मेरा फीडबैक होगा, तभी तो हम रिपोर्ट भी कर पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। तो बेस्ट क्या डिस्क्राइब करेगा, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें सेम टाइम पे आपको फीडबैक मिल जाता है। चलो नेक्स्ट, इन विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन नॉइसेस आर इंट्रोड्यूस्ड एज एन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल। ट्रांजैक्शनल, असर्टिव, लीनियर, पार्टिसिपेटिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है। इन विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन नॉइसेस आर इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ तक अगर क्वेश्चन रहता है इन विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन नॉइसेस आर इंट्रोड्यूस्ड, तो डैम श्योर मेरा आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मेरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक होता, बट इसमें एडिशन क्या दिया हुआ है, इन विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन नॉइसेस आर इंट्रोड्यूस्ड एज एन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल। इम्पॉर्टेंट वेरिएबल किस में था, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में। इसमें कॉन्टेक्स्ट किसका आ गया था, इन्वायरमेंट का आ गया था, एज वेल एज नॉइस का कॉन्टेक्स्ट था। सो इम्पॉर्टेंट वेरिएबल मेरा ट्रांजैक्शन में था, बट नॉइस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में हुआ था बाय शैनन एंड वॉरेन वीवर। इन्होंने पहली बार नॉइस का कॉन्सेप्ट इन्होंने ये लाए थे, लेकिन नॉइस को सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म, सबसे इम्पॉर्टेंट वेरिएबल किस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में मिला था, दैट इज ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में। और लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में नॉइस का फर्स्टली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, नॉइस का कॉन्सेप्ट यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्विस्टेड है। बच्चे क्या देखेंगे कि इंट्रोड्यूस्ड एज एन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल, इंट्रोड्यूस्ड वर्ड देखेंगे तो वो ऑप्शन सी टिक मार्क कर देंगे, बट आगे का आपको पूरा सेंटेंस आप पढ़िए, ठीक है, थोड़ा सा सेंस लगाइए, उसके बाद आंसर्स को फाइंड आउट करिए कि क्या करेक्ट आंसर होगा।
इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली डिपिक्ट्स लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स? व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल? इसको हम वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरह का फीडबैक नहीं होता। और लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में फर्दर 4 मॉडल्स दिए गए हैं, शैनन, वीवर, बर्लिन का। तो इसका वीडियो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आप चाहें तो ये वीडियो जाके देख लीजिएगा। जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट की वीडियो में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। चलिए, तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है, सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। तो सीक्वेंस क्या होगा 24 का करेक्ट आंसर? दैट इज़ इनकोड, सिंबल, मैसेज, चैनल। ये किन्होंने दिया था? ये बर्लोस ने दिया था। इनकोड होगा, ठीक है, उसके बाद मैसेज होगा, मैसेज के बाद क्या होगा? चैनल होगा, फिर वो डिकोड किया जाएगा और डिकोड के बाद फाइनली वो रिसीवर को मिलेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावरफुल इंडिकेटर ऑफ मिसकम्युनिकेशन? मिसकम्युनिकेशन का पावरफुल इंडिकेटर क्या है इन अ क्लासरूम ट्रांजैक्शन? यॉर्निंग बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। यॉर्निंग मतलब क्या होता है? जब आप जमाई लेते हो तो उसको यॉर्निंग कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चंस रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट, पर्पसली नॉन पार्टिसिपेटिव मूव्स ऑफ स्टूडेंट्स, या वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चंस इररेलेवेंट टू द सब्जेक्ट। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठा रहे हो इररेलेवेंट टू द सब्जेक्ट, तो ये मिसकम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। क्योंकि आप इंटायरली यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दे रहे हो। जो कॉन्टेक्स्ट है आपको पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश, आप क्वेश्चन रेज कर रहे हो हिंदी से, मैथ से। सो ये सबसे ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन का ये एग्जाम्पल है, दैट इज़ इररेलेवेंट टू द सब्जेक्ट। डी। 26. A university teacher makes a very effective expository presentation in his or her classroom without caring for its effect on student. This is an example of an options. सबसे बड़ा जो कीवर्ड है आपको यहाँ पे मिल गया है, वो कीवर्ड क्या है? ये विदाउट केयरिंग फॉर इट्स इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट। सबसे बड़ा कीवर्ड यही है, विदाउट केयरिंग फॉर इट्स इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट्स पे क्या असर हो रहा है, क्या उनको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप केयर नहीं कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ा, ये किस में आता है? कौन से मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में आता है? जिसमें हम बिल्कुल भी, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा क्या हमको फीडबैक मिलेगा, क्या बच्चों को समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, जिसमें फीडबैक आपको बिल्कुल नहीं मिलता है। कौन सा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है? लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। एंड जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें फीडबैक नहीं होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते थे कि मैम थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, इसीलिए मैं आज का जो वीडियो है थोड़ा सा फास्ट है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा एक एक चीज़ अभी तक जो पढ़ाए हैं, क्वेश्चन 26 तक। नहीं कोई क्वेश्चन समझ में आया है, एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद भी नहीं समझ में आया है, ये मेरा टेलीग्राम पे आईडी है, ठीक है। ये यूज़र नेम से बना हुआ है मेरा आईडी। आप ये टाइप करके आप डायरेक्टली मेरे को रीच कर सकते हो। जो भी आपकी क्वेरीज होगी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दैट @JRFS Gupta, @JRFS Gupta, ठीक है। आप ये टाइप करके आप डायरेक्टली आप मेरे को रीच कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और डोंट वरी, इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, वीडियो पहले आप देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे, डायरेक्ट आप ऑप्शंस के थ्रू जाओगे तो थोड़ा सा आपको कहीं कहीं पे प्रॉब्लम होगा कि ये ऑप्शन क्यों हुआ। तो इस वजह से आई सजेस्ट यू टू वॉच द फुल वीडियो। थोड़ी सी वीडियो लंबी जाती है, डोंट वरी, पूरा देखिए, आपको एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। क्वालिटी होता है और एक होता है क्वांटिटी। आप बहुत 5 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे, बट आप क्वालिटी स्टडी नहीं कर रहे, सो दैट 5 and 6 hours आर वेस्ट फॉर यू, ठीक है, दैट्स इंटायरली वेस्टफुल फॉर यू।
आप 2 घंटे पढ़ो, बट 2 घंटे अगर आप क्वालिटी वाली स्टडी कर रहे हो तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए टाइम मत देखिए, आप तैयारी अपनी अच्छी करिए। अगर आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो रहे तो 5 चैप्टर बहुत अच्छे से कवर करके जाइए कि इस 5 में से कहीं से भी आपको क्वेश्चंस फ्रेम होके आए तो आप उन 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लो, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। 10 चैप्टर करके जाओगे बट आधा आधा करके जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, सिंपली आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए क्वालिटी स्टडी करो, क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करो। क्वालिटी जब अच्छी हो जाएगी तो फिर आप क्वांटिटी पे आप जाना, बट पहले आप क्वालिटी करो। क्वालिटी को आप थोड़ा जितना ज़्यादा आप इन्हांस करोगे इट विल बी बेटर फॉर यू ओनली। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड हाफ ऑफ आवर क्वेश्चंस आधे बचे हैं। चलो, इन क्लासरूम कम्युनिकेशन एनालॉजीज आर कंसिडर्ड सपोर्टिंग एविडेंस, अटेंशन ब्रेकर्स, अनवांटेड इंफॉर्मेशन कंट्रोल डिवाइसेस। एनालॉजीज क्या होता है? जिनको जो कंपैरिजन में हेल्प करते हैं, जो कंपैरेटिव मेजर्स होते हैं, दैट इज सपोर्टिंग डिवाइसेस। मीडिया इज ऑल्सो नोन एज, मीडिया को क्या कहेंगे? मास मीडिया कहेंगे फोर्थ स्टेट। इन प्री लर्निंग प्रिपरेशन, प्री लर्निंग मीन्स जो आप पढ़ाने जा रहे हो उसके पहले की अगर आप स्टडी कर रहे हो या आप जो पढ़ रहे हो उसके पहले की स्टडी, दैट इज प्री लर्निंग प्रिपरेशन। An important stage for communication is ignoring semantic noise, iconization of encoder और information acquisition and its processing। जब प्री लर्निंग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को एक्वायर करोगे और उसको फिर प्रोसेस में लगाओगे। सो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। 30 है, एजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्लासरूम कम्युनिकेशन बिहेवियर्स इम्प्लाई classroom communication behaviors imply making the content relevant. This one is correct. It is relevant perception and knowledge about the source of information. It is none of the function of teachers to make students organize information. क्या टीचर का फंक्शन नहीं होता कि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दे? होता है ये फंक्शन ना। सो यहाँ कहा गया नन, तो रीजनिंग मेरा बिल्कुल भी गलत है। बट क्लासरूम कम्युनिकेशन बिहेवियर्स इम्प्लाई मेकिंग द कंटेंट रेलिवेंट परसेप्शन एंड नॉलेज अबाउट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एजर्शन मेरा सही है, रीजनिंग मेरा गलत है। दैट इज ऑप्शन 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन अ मॉडल ऑफ परफॉर्मेंस आर। कम्युनिकेशन वेरिएबल्स आपको फाइंड आउट करना है। इनकोडिंग, डिकोडिंग, पैसिव रेसिस्टेंस, चैनलाइजेशन, इंडिफरेंस। तो जब भी मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन आप पढ़ोगे तो आपको इनकोडिंग मिलेगा, उसमें डिकोडिंग मिलेगा, उसमें चैनलाइजेशन मिलेगा। सो ए, बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। एजर्शन है टीचर कम्युनिकेशन इज सेंट्रल टू क्लासरूम मैनेजमेंट। हाँ, टीचर के पास सारा का सारा कंट्रोल रहता है क्लासरूम को मैनेज करने के लिए। एजर्शन बिल्कुल सही है। टीचर कम्युनिकेशन बिहेवियर शुड नॉट बी यूज टू रेगुलेट द क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। नहीं, टीचर कम्युनिकेशन बिहेवियर शुड बी यूज टू रेगुलेट क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। तो रीजनिंग बिल्कुल भी गलत है, दैट इज ए ट्रू है मेरा, आर फॉल्स है। अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ आई गेस। तो नेगेटिव क्रिटिसिज्म एज एन एलिमेंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन विल लीड टू, क्या क्या लीड करेगा? जस्टिफिकेशन, डिफेंसिवनेस, डीमोटिवेशन। बी, सी एंड डी। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द मीनिंग डिराइव्ड बाय द स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर अब 2 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। अगर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो इन रिलेशन टू वर्बल कम्युनिकेशन, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा होता है? 2/3 जो होता है वो ज़्यादा होता है। कि जो भी आप मैसेज डिराइव कर रहे हो, अगर आपने वर्बल कम्युनिकेशन किया है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया, नॉन वर्बल का वेटेज ज़्यादा होगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल मैंने पहले भी के भी वीडियोस में दिया है। सपोज़ आप फ्रेंड को अपने घर बुला रहे हो लंच पे, ओके, लंच पे आपने इनवाइट किया अपने फ्रेंड को। वो फ्रेंड बोल तो रहा है कि ठीक है आ जाऊँगा मैं, लेकिन आपको उसके एक्सप्रेशन से, उसके जेस्चर से आपको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं आएगा।
आप बोलते हो ना कि वो कह तो दिया है कि आएंगे, बट मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, उसका हाव भाव या जैसा वो एक्सप्रेशन दे रहा था तो उस ढंग से मुझको नहीं लगा कि वो आएगा, ऐसा आप बोलते हो। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है एज रिलेटेड टू वर्बल कम्युनिकेशन। अगर साइमल्टेनियसली में दोनों कम्युनिकेशन हो रहा है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है 2/3 ज़्यादा है वर्बल कम्युनिकेशन के। ठीक है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। 35 है, इसमें पावर्स के बारे में दिया गया है। इंटरपर्सनल पावर्स होते हैं, 6 तरह के इंटरपर्सनल पावर्स होते हैं। जब मैंने कम्युनिकेशन का मैराथन कराया था तो बहुत डेप्थ में इन 6 पावर्स को डिफाइन किया था, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो प्राइमरी बेस फॉर इंटरपर्सनल पावर एंड रिलेशन टू क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ कोर्सिव पावर होता है, रिवॉर्ड पावर होता है, लेजिटिमेट पावर होता है। ए, बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। Assertion or reasoning and making good predictions in classroom communication may become difficult. हाँ, अगर आप अच्छे गुड प्रेडिक्शंस आप कर रहे हो क्लासरूम कम्युनिकेशन में तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। येस, इट हैपन्स व्हेन इंटरैक्शन विद स्टूडेंट टेक प्लेस एट सुपरफिशियल लेवल। अगर सुपरफिशियल लेवल पर अगर इंटरैक्शन होगा तो उस टाइम पे अच्छे प्रेडिक्शंस बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर से कम्युनिकेट करोगे तो फिर इंटरैक्शन उतना अच्छा नहीं होगा, आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि आगे क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। तो इसलिए इट हैपन्स जब इंटरैक्शन विद स्टूडेंट्स टेक्स प्लेस एज सुपरफिशियल लेवल। सुपरफिशियल मतलब होता है कि सिर्फ ऊपर से ओवरव्यू, उस टाइम पे इंटरैक्शन सही नहीं होता है। सो 36 का मेरा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बोथ आर ट्रू। ओके, प्रेडिक्शन डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हम जो इंटरैक्शन करते हैं स्टूडेंट से वो सुपरफिशियल लेवल पे करते हैं कि ओवरव्यू एक ले लेते हैं, ग्लिम्स ले लेते हैं। चलो नेक्स्ट है, फीडबैक मेक्स द क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस सर्कुलर होता है, कंप्लीट होता है, इंटरैक्टिव होता है। बी, सी एंड डी। फीडबैक लीनियर में तो नहीं होगा, डिसऑर्गेनाइज नहीं होगा। बी, सी एंड डी। आइकॉनिक प्रोडक्शन ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। आइकॉनिक प्रोडक्शन क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या इंक्लूड करेगा, ग्राफिक्स, क्योंकि आइकॉनिक से ही आपको समझ में आ रहा है ग्राफिक्स, समथिंग रिलेटेड टू आर्ट, ग्राफिक्स। Assertion, questioning is a primary tool of classroom communication for teachers when they lead discussions. Yes, क्वेश्चनिंग क्या है, प्राइमरी टूल है। अगर आप डिस्कशन कर रहे हो तो ऑब्वियस है क्वेश्चनिंग क्वेरीज उठेगी। स्टूडेंट लर्निंग इज द मेजर मोटिव फॉर टीचर मेड पॉसिबल बाय क्वेश्चन एंड आंसर। हाँ, स्टूडेंट लर्निंग क्या हो जाएगा, सबसे बेहतर मोटिवेशन होगा टीचर्स के लिए अगर क्वेश्चनिंग हो रहा है, फीडबैक हो रहा है, डिस्कशंस हो रहा है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 39 का क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू। नेक्स्ट है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इनसाइड द क्लासरूम लीड्स टू। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी लीड करता है, इंटेंसिव नॉलेज भी होता है, डेप्थ में नॉलेज, एक्सटेंसिव नॉलेज भी होता है, अनकंट्रोल्ड डिस्कोर्सेस नहीं होता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन सिर्फ एक लेवल पे जा रहा है, या तो अप या तो डाउन। तो 1, 2 एंड 3 तीनों ही आपका होगा, दैट इज 40 का होगा ऑप्शन ए। इन अ क्लासरूम 41 क्वेश्चन, कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव। कब इफेक्टिव होगा, व्हेन पार्टिसिपेंट्स आर एक्टिव होंगे, एम्पैथेटिक होंगे। ठीक है, हेट्रोफिलस मीन्स सबके अलग अलग व्यूज़ होंगे, ये नहीं होगा। होमोफिलस मीन्स सेम मैनर। ठीक है, ये हो जाएगा 1, 2 एंड 4। साइलेंट होंगे तो भी इफेक्टिव नहीं होगा, क्रिटिकल होंगे तो भी इफेक्टिव नहीं होगा, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज द रिलेशनल अप्रोच इन क्लासरूम कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम इंटरपर्सनल अप्रोच। एक रिलेशनल अप्रोच कहाँ से आता है, इंटरपर्सनल अप्रोच से। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, इंटर रिलेशनल हो रहा है, इंटर कम्युनिकेशन हो रहा है, तभी एक रिलेशन बिल्डअप हो सकेगा। इंट्रा क्या होता है, जब हम खुद से ही करते हैं। मास कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू जो होता है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन जो एक फर्म जो बिजनेस में होता है। सो रिलेशनल अप्रोच क्लासरूम कम्युनिकेशन कहाँ से आएगा, इंटरपर्सनल अप्रोच से। नेक्स्ट है, क्लासरूम स्पीच इज़ कंसिडर्ड एज नॉन टेक्निकल मीडियम। क्लासरूम में अगर आप स्पीच दे रहे हो तो वो नॉन टेक्निकल मीडियम होगा।
इन वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड्स एक्ट एज सिम्बल्स। अगर आप वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हो तो वर्ड्स क्या कैसे एक्ट करेंगे, सिम्बल्स के फॉर्म में एक्ट करेंगे। मॉडर्न एजुकेशनल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज टीलियोलॉजिक। जो अभी का जो एजुकेशनल कम्युनिकेशन है वो उसको किस नाम से हम बोलेंगे, किस नाम से जानेंगे, दैट इज टीलियो। ओके, टीलियोलॉजिक बेसिकली क्या होता है कि हम किसी चीज़ को एंड से स्टार्ट करते हैं और फिर उसके स्टार्टिंग पोजीशन पे जाते हैं। ठीक है, इट बेसिकली मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड एंड रीजनिंग बैक, explaining things based on their end purpose। किसी चीज़ का जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हम उस रिज़ल्ट से स्टार्ट करके उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएंगे चीज़ों को समझाते हुए, दैट इज़ टीलियोलॉजिक। नेक्स्ट है 46 का, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन वुड हेल्प स्टूडेंट्स इंटरनलाइज नॉलेज सब्जेक्ट मैटर। आर्टिकुलेशन क्या होता है, स्पीक फ्लुएंटली मीन्स फ्लुएंसी में बोलना, लैंग्वेज फेलिसिटी, नॉन रिस्पॉन्सिवनेस और मोडालिटीज ऑफ रेजिस्टेंस। 46 का क्या होगा, नॉलेज होगा, सब्जेक्ट मैटर, आर्टिकुलेशन होना चाहिए, नॉलेज फेलिसिटी होना चाहिए, दैट इज़ 1, 2, 3 एंड 4। 47th है assertion and reasoning का क्वेश्चन है, एम्पैथी इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेटी। हाँ, एम्पैथी सिंपैथी दो टर्म्स हैं, एसेंशियल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, दोनों के बीच में जो कम्युनिकेट कर रहा है और जो कम्युनिकेशन सुन रहा है दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट है एम्पैथी। यस करेक्ट है। रीजनिंग, एम्पैथी लिंक्स द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। हाँ, एम्पैथी क्या है, टीचर स्टूडेंट हो या टीचर टीचर हो, स्टूडेंट स्टूडेंट हो, सबके बीच में ये लिंकअप बैठाता है, दैट इज एम्पैथी। बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही ट्रू है। एम्पैथी और सिंपैथी दो टर्म्स होते हैं, एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, इसी से निकल के आया एम्पैथी और सिंपैथी से। सिंपैथी हुआ कि आप सिर्फ कंसोल कर रहे हो, आप बस उसको सांत्वना दे रहे हो कि हाँ चलो ठीक है, अगर कुछ बुरा हुआ है तो ठीक है। बट एम्पैथी क्या होता है कि उसके दुख दर्द को आप समझ रहे हो, वो जो उसके साथ हो चुका है, जैसा वो फील कर रहा है वो ऑलरेडी आप फील वैसा कर चुके हो, इसीलिए यू आर बीइंग वेरी एम्पैथेटिक। इसीलिए कहा गया कि अ टीचर शुड बी एम्पैथेटिक विथ हिज और हर स्टूडेंट्स। बोथ ए एंड आर इसमें होगा करेक्ट। द वर्ड हैप्टिक्स डिनोट, हैप्टिक्स का डिनोट करता है टैक्टाइल, हैप्टिक्स मीन्स टच, टैक्टाइल मीन्स टच, डी होगा करेक्ट आंसर। 49th है, इन क्लासरूम कम्युनिकेशन एनालॉजीज आर कंसिडर्ड, अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, दैट इज सपोर्टिंग डिवाइस एविडेंस। लास्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव क्रिएटेड अ सोसाइटी ऑफ reactionary opinions, society of negativity, society of consumables, society of networking। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या क्रिएट हुआ है करता है, सोसाइटी ऑफ नेटवर्किंग मीन्स इंटरकनेक्शंस बनाता है। ठीक है, नेटवर्किंग बनाता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे एंड सो ऑन, ऐसे से करके एक नेटवर्क बनाता है जिससे सारे लोग आपस में रिलेट करते रहते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है इसका, मास मीडिया। ओके, गॉट इट। ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन था। होप सो आपको सारे के सारे 50 क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप टेलीग्राम पे मेरे को पिंग कर सकते हैं, या चैनल के कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी आप अपने क्वेरीज़ को ड्रॉप आउट कर सकते हैं जो आपको नहीं समझ में आया है। मैं सारे के सारे आपके क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। पीपीटीज बनाने में बहुत टाइम जाता है, क्वेश्चंस को फ्रेम करने में भी बहुत टाइम जाता है, सो प्लीज़ एक लाइक अगर आप दे देंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जो मैं कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ या आपके वेलबींग के लिए कर रही हूँ। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।
and don't forget to subscribe my channel.